प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याओं पर योग, घटाव, गुणन तथा भाग की संक्रियाएं तथा अपरिमेय संख्याओं में हर का प्रमेयीकरण किस प्रकार किया जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.5 भी हल करेंगे। तो इसमें पहले हम वास्तविक संख्याओं पर जो योग, गुणन, घटाव तथा भाग की संक्रियाएं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं आपको पता है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं, पहले पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं योग, गुणन, घटाव के अंतर्गत संवृत होती हैं। मतलब परिमेय संख्याओं में अगर किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो हम एक परिमेय संख्या ही प्राप्त करते हैं। अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। भाग में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे किसी परिमेय संख्या को हम शून्य से भाग करते हैं तो वह परिभाषित नहीं होती है। इसलिए हम परिमेय संख्याओं को योग, गुणन और घटाव के अंतर्गत संवृत मानते हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार गुणन में भी दो परिमेय संख्याओं के गुणन से एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। घटाव में भी ऐसा ही है। परंतु अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदैव अपरिमेय हों ऐसा जरूरी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अपरिमेय संख्याएं जो हैं योग, अंतर, भागफल और गुणनफल में संवृत नहीं होंगी। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है 5 जमा वर्गमूल 2। 5 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। उसमें से हम वर्गमूल 2 को घटा रहे हैं। वर्गमूल 2 भी अपरिमेय है। तो अगर ये अपरिमेय संख्याएं संवृत होती तो अपरिमेय ही आता हर वक्त, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम यहाँ इसको घटाएंगे तो वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 कैंसिल हो जाता है 0 और यहाँ बचता है केवल 5। तो 5 तो परिमेय संख्या है क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 5/1, p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। तो इस प्रकार 5 एक परिमेय संख्या है जो कैसे प्राप्त हुई, दो अपरिमेय संख्याओं को घटाने पर। इसी प्रकार अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करें तो जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो। यहाँ जैसे 2 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या वर्गमूल 3 है। जब दोनों को हम गुणा करते हैं तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 हो जाता है वर्गमूल 3 का वर्ग। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 मतलब वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया, जो कि 3 ही होता है, जिसको हम लिखते हैं वर्गमूल 9। 9 का वर्गमूल 3 होता है और 2 से हम गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 6। तो इस प्रकार 6 भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। हमें दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर परिमेय प्राप्त हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो, परिमेय हो सकती है। तो यहाँ परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार दो अपरिमेय संख्याओं 6 वर्गमूल 5 और 2 वर्गमूल 5 की गुणा की गई है। तो यहाँ हम 6 गुणा 2 कर देते हैं 12 और वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 से गुणा कर देते हैं, वो 5 आ जाता है, क्योंकि वर्गमूल 5 का वर्ग 5 होता है। तो ये आ जाता है गुणा करके 60, जो कि परिमेय है। इसी प्रकार अब भाग में देखते हैं, दो अपरिमेय संख्या हैं, एक है
2 वर्गमूल 13, उसको भाग करते हैं 5 वर्गमूल 13 से, तो यहाँ वर्गमूल 13 से वर्गमूल 13 कैंसिल हो जाता है और ये बचता है 2/5। 2/5 एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ भी 2 अपरिमेय संख्याओं को भाग करने पर हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई। लेकिन अगर हमारे पास एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या अंतर ज्ञात करना है हमने, तो क्या होगा? अब यहाँ तो दोनों ही हमने अपरिमेय संख्याओं के अंतर, अपरिमेय संख्याओं का गुणन, अपरिमेय संख्याओं का भागफल, अपरिमेय संख्याओं का योग लिया था। दोनों ही संख्याएं कैसी थी? अपरिमेय। लेकिन क्या होगा अगर एक संख्या हम परिमेय लेते हैं और दूसरी अपरिमेय लेते हैं, तो उनका जोड़ या अंतर वो क्या होगा, ये देखते हैं हम। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ मैंने 7 जमा वर्गमूल 11 लिया है, तो 7 जमा वर्गमूल 11, 7 परिमेय संख्या है और वर्गमूल 11 अपरिमेय है। लेकिन जब हम दोनों का योग करते हैं तो 7 जमा वर्गमूल 11 जो आएगा वो अपरिमेय होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। उसी प्रकार एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर भी अपरिमेय होगा, क्योंकि यहाँ 3 परिमेय संख्या है और वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या है। दोनों का अंतर अपरिमेय संख्या आया। दूसरा एक और उदाहरण है, अब गुणन एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्यतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्यतर मतलब नॉन जीरो, जीरो के अलावा ऐसी अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्यतर परिमेय संख्या मतलब जो जीरो के बराबर ना हो, ऐसी परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होगा। उदाहरण के लिए 2 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या 2 तथा अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 का गुणनफल है। यहाँ पर हमने एक परिमेय संख्या 2 और दूसरी अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 ली है। दोनों का गुणनफल 2 वर्गमूल 2 आता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार 1 वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या है। यहाँ अब क्या किया है हमने, 2 संख्याएं ली हैं, 1 और वर्गमूल 7। दोनों को, एक को भाग किया है वर्गमूल 7 से, तो आप देखेंगे कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय संख्या होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक अगर परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या लेते हैं हम, तो उनका जोड़, अंतर, गुणनफल और भागफल अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार अब हम अपरिमेय संख्याओं का परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ 2 अपरिमेय संख्याएं दी हैं। अपरिमेय संख्या है, जैसे कोई मान लेते हैं 2 वर्गमूल 5 है, 2 वर्गमूल 5, तो इसका परिमेयीकरण करना है। 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो किस प्रकार बदल सकते हैं हम? यहाँ ये जो पहली संख्या 2 वर्गमूल 5 है, ये वर्गमूल 5 की वजह से अपरिमेय है। 2 तो परिमेय है खुद, लेकिन जब 2 की गुणा वर्गमूल 5 से होती है तो ये 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो इसका परिमेयीकरण करने के लिए हमें यहाँ से जो वर्गमूल 5 है अपरिमेय संख्या, उसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल 5 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 जब हम करेंगे तो वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाता है 5 के बराबर। तो 5 परिमेय संख्या है, तो यहाँ बन जाता है 2 गुणा 5 बराबर है 10। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2 वर्गमूल 5 का परिमेयीकरण गुणनखंड हुआ।
अर्थात 2 वर्गमूल 5 को मैं वर्गमूल 5 से गुणा करता हूं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है मुझे। तो ये परिमेयीकरण गुणनखंड हुआ 2 वर्गमूल 5 का, वर्गमूल 5। अब 2 वर्गमूल 5 का तो परिमेयीकरण गुणनखंड और भी हो सकते हैं, जैसे 3 वर्गमूल 5, 2 वर्गमूल 5, 4 वर्गमूल 5। पर मेन बात है कि यहाँ पर वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 करते हैं हम तो बन जाता है 5, जो कि परिमेय संख्या है। इसी प्रकार वर्गमूल 5, 2 वर्गमूल 5 का परिमेयीकरण गुणनखंड है। तो द्विपदी अपरिमेय संख्याओं का परिमेयीकरण किस प्रकार किया जाता है? जैसे द्विपदी एक अपरिमेय संख्या है वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 2, 2 टर्म्स हैं इसमें, द्विपदी तभी बोला इसको। का परिमेयीकरण गुणनखंड क्या है? मतलब इसको, इस द्विपद को हम किस द्विपद से गुणा करें कि एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 2, अगर यहाँ वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 का भी हमें परिमेय संख्या बनाना है, वर्गमूल 2 की भी परिमेय संख्या बनानी है। तो एक इस प्रकार बन सकता है, अगर इसका स्क्वायर हो जाए, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 के बराबर होगा, वर्गमूल 2 का वर्ग 2 के बराबर होगा। तो एक इस प्रकार हो सकता है, अगर हम इसको गुणा कर दें किससे? वर्गमूल 3 नफी वर्गमूल 2 से, तो एक फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों के स्क्वायर हो गए और उनको घटाएंगे हम तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ बीच में माइनस का साइन लगाकर हम उसको वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 2 को वर्गमूल 3 नफी वर्गमूल 2 से गुणा करते हैं। अगर पहले ही माइनस का साइन ए वाला दिया गया है तो हम वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे फिर, ताकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्राप्त हो, जो कि किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला बनाना है हमने यहाँ पर, ताकि ये परिमेय संख्या बन जाए। क्योंकि जब इनके स्क्वायर ले लेंगे हम, वर्गमूल 3 का वर्ग भी 3 होता है, वर्गमूल 2 का वर्ग 2 होता है। तो यहाँ 3 नफी 2 ये आ जाता है 1, जो कि परिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 2 का परिमेयीकरण गुणनखंड हुआ वर्गमूल 3 नफी वर्गमूल 2, अर्थात इन दोनों को गुणा करके परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो आगे हम कुछ प्रश्न भी करेंगे। प्रश्नावली 1.5 में पूछा गया है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। जैसे पहला भाग है, इसमें 2 नफी वर्गमूल 5, 2 नफी वर्गमूल 5। तो 2 नफी वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि पहली संख्या तो इसमें जो 2 थी वो परिमेय थी और वर्गमूल 5 जो थी अपरिमेय थी। तो एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का व्यवकलन या योग या अंतर, व्यवकलन बोलते हैं हम घटाने को, यहाँ माइनस है। तो परिमेय एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय संख्या का अंतर सदा अपरिमेय होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब दूसरे भाग में देखेंगे 3 जमा वर्गमूल 23, उसमें से माइनस कर रहे हैं वर्गमूल 23 को। तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, 3 जमा वर्गमूल 23 नफी वर्गमूल 23, वर्गमूल 23 से वर्गमूल 23 कैंसल हो गया, बच गया 3, जो कि 3/1 p/q के रूप की है। तो इसलिए परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब तीसरा भाग है 2 वर्गमूल 7/7 वर्गमूल 7। अब यहाँ वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसल हो जाता है, तो बचता है 2/7, जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 विपूर्णांक है, 7 विपूर्णांक है, और जो p/q के रूप की आ गई, q बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि q की जगह यहाँ 7 है। अब अगला प्रश्न है, चौथा भाग इसका 1/वर्गमूल 2। अब एक ऐसी संख्या होगी अपरिमेय, क्योंकि हमें पता है वर्गमूल 2 अपरिमेय है और 1 परिमेय है।
तो परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। एक जो है परिमेय है लेकिन वर्गमूल 2 अपरिमेय है, तो हम अपरिमेय संख्या प्राप्त करेंगे। 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 परिमेय है लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये पहले हम गुणों को पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला भाग है 3 जमा वर्गमूल 3 गुणा 2 जमा वर्गमूल 2। तो इसमें हल करते हैं, इसको हम जैसे गुणा करते हैं द्विपद को द्विपद से, ये पहले हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, द्विपद की द्विपद से जब गुणा की जाती है, पहले 3 की गुणा इस 2 जमा वर्गमूल 2 पूरे को 3 से गुणा करेंगे, जमा फिर जमा है यहाँ वर्गमूल 3 की गुणा इस पूरे से 2 जमा वर्गमूल 2 से करेंगे। यहाँ इस प्रकार पहले 3 की गुणा इस पूरे से 2 जमा वर्गमूल 2 से, जमा वर्गमूल 3 की गुणा 2 जमा वर्गमूल 2 पूरे से। अब यहाँ हम वितरण गुण का प्रयोग करेंगे। a इंटू बी प्लस सी होता है a गुणा b जमा a गुणा c, मतलब 3 की दोनों को गुणा होगी। 3 गुणा 2 जमा 3 गुणा वर्गमूल 2। यहाँ भी वर्गमूल 3 गुणा 2 जमा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 वितरण गुण से। अब 3 गुणा 2 हो गया 6 जमा 3 गुणा वर्गमूल 2 3 वर्गमूल 2 आ गया, और इधर 2 वर्गमूल 3 आ जाएगा। वर्गमूल 3 गुणा 2 है तो 2 गुणा वर्गमूल 3 भी लिखते हैं इसको, 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 हो गया वर्गमूल 6। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाता है। क्योंकि ये जो हैं असमान पद हैं, इनको हम जोड़ नहीं सकते ऐसे डायरेक्ट, या तो फिर हमें वर्गमूल ज्ञात करके दशमलव में, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इसी प्रकार हम इसको रहने देंगे। वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 से गुणनफल इसका वैसे रहने देंगे। तो दूसरा भाग है 3 जमा वर्गमूल 3, इसकी गुणा करनी है 3 नफी वर्गमूल 3 से। तो इसको हम या तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसका प्रयोग करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह यहाँ 3 है और b की जगह वर्गमूल 3 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो जो कि बनता है a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, लेकिन वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, तो 9 नफी 3 6। या फिर ऊपर वाली विधि से जैसे इसको ऊपर हमने हल किया वैसे ही इसको भी हल करके 6 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग। अब यहाँ हम सर्वसम्मिका का प्रयोग कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह है वर्गमूल 5, b की जगह है वर्गमूल 2, तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर हुआ, a स्क्वायर मतलब वर्गमूल 5 का स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर पहले लिखते हैं, वर्गमूल 2 का स्क्वायर जमा 2ab लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू ए की जगह वर्गमूल 5 इंटू बी की जगह वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 5 का वर्ग तो हो गया 5 के बराबर, वर्गमूल 2 का वर्ग 2 के बराबर ही हुआ, और आगे हम गुणा करेंगे 2 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2 हो गया वर्गमूल 10। तो इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं 5 और 2 को, क्योंकि ये समान पद हैं, इनको जोड़ देंगे 7 जमा 2 वर्गमूल 10। ये ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि वर्गमूल जो 10 है वो अपरिमेय संख्या है, उसका कितना दशमलव प्रसार कहाँ तक अनवसानी अनावर्ती है, तो इसलिए हम जब 2 से गुणा करेंगे तो ऐसे ही रहने देंगे 2 वर्गमूल 10। 7 जमा 2 वर्गमूल 10 इसका उत्तर आ जाता है। अब चौथा भाग है वर्गमूल 5 नफी वर्गमूल 2
गुणा वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2। इधर भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह है वर्गमूल 5, बी की जगह है वर्गमूल 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 5 का स्क्वायर हुआ वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, जिसको हम लिखते हैं वर्गमूल 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। या वर्गमूल का अर्थ है घात 1/2 और वर्ग का अर्थ है घात 2। तो 5 की घात 1/2 पूरे की घात 2 है। जब बाहर और अंदर की घातों को हम गुणा करते हैं तो ये बनती है 5 की घात 1/2 गुणा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की घात 1 मतलब ये बन जाता है 5। इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्गमूल 5 का वर्गमूल मतलब घात 1/2 है, तो इसको हम लिखते हैं 5 के बराबर। इसी प्रकार वर्गमूल 2 का वर्ग भी 2, तो जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 के बराबर। अब अगला प्रश्न है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। वृत्त की परिधि मतलब सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल सी, और व्यास मतलब डायामीटर ऑफ सर्कल डी। तो उनके अनुपात से परिभाषित किया जाता है पाई को, अर्थात पाई बराबर है C/D। लेकिन यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अब देखिए, पाई जो है अनुपात होता है किसका? C और D का। C मतलब सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल और D डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, और ये कांस्टेंट होता है सभी वृत्तों में। तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? C और D में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगी यहाँ, और हम जानते हैं कि किसी अपरिमेय संख्या को या परिमेय संख्या को हम अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं। एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ ये पूर्णांक नहीं है, दोनों पूर्णांक नहीं होंगे, एक इनमें से अपरिमेय संख्या होगी, तभी दोनों का भागफल अपरिमेय संख्या होगा। अतः इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम इसका जो दशमलव प्रसार है अनवसानी अनावर्ती होता है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। और पाई हम 22/7 या 3.14 लेते हैं, इसका शुद्ध मान नहीं है दोनों ही। पाई का जो दशमलव के बाद मान है 3.14 के बाद ये अनगिनत स्थानों तक चलता रहेगा, ना ही कभी रिपीट होगा। ये तो हमने उसका निकटतम मान लिया है कैलकुलेशन के लिए, 22/7 और 3.14 लगभग है, अप्रोक्सीमेट। लेकिन ये दोनों ही इसके शुद्ध मान नहीं है। पाई का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। इसका 9th क्लास की बुक में ही 50 दशमलव स्थानों तक एक क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे आप, इसका मान दिया है। लेकिन ये कई स्थानों तक चलता रहेगा, मतलब इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। इसलिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये जो दोनों मान हैं ये इसके सन्निकटतम मान हैं जो हम गणितीय गणनाओं में उपयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न, संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा लेते हैं और उस पर A से B की दूरी AP बराबर है 9.3 मात्रक लेते हैं। कितनी लेते हैं? 9.3 मात्रक। या तो 9.3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इंच ले लेते हैं, मर्जी है आपकी। मैंने यहाँ AB लिया है 9.3 सेंटीमीटर। फिर आगे B से C तक 1 सेंटीमीटर और ले लेते हैं। तो AC हो गया टोटल AP जमा BC
बराबर है 9.3 जमा 1 जो कि बन गया 10.3 मात्रक। कितना हो गया? ए से लेकर सी तक 10.3 मात्रक, 10.3 सेंटीमीटर है यहाँ। अब हम क्या करते हैं, ए सी को समद्विभाजित करते हैं। ए से आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर हम चाप लगाते हैं और सी से भी उसी प्रकार और ए सी का समद्विभाजन कर देते हैं। इस प्रकार जो ओ बिंदु प्राप्त होगा, ओ ए बराबर है ओ सी, दोनों जो हैं बराबर होंगे क्योंकि ये ए सी का समद्विभाजक बिंदु है। तो ओ ए बराबर है ओ सी, दोनों किसके बराबर होंगे? ए सी के आधे के बराबर। और ए सी का आधा कितना हुआ? 10.3/2 जो कि 5.15 मात्रक होगा। यहाँ पर 5.15 सेंटीमीटर होगा, मतलब ओ ए भी और ओ सी भी। अब हम क्या करते हैं, त्रिज्या ओ ए के बराबर या ओ सी के बराबर या जितना 5.15 मात्रक जो कि ओ ए या ओ सी के बराबर होगा, उतनी त्रिज्या लेकर बिंदु ओ से एक अर्धवृत्त खींचते हैं। अर्धवृत्त खींचा तो ओ ए कहाँ मिलेगा? संख्या रेखा पर ए और सी पर ही मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज OBD की इस प्रकार रचना करेंगे कि जिसमें बी बिंदु के ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं पहले, तथा बिंदु डी अर्धवृत्त पर स्थित होगा। अपने आप जैसे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम बी बिंदु के ऊपर, तो ये अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटता है। यहाँ जब हमने 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाया, ये अपने आप इस अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटेगा। अब समकोण त्रिभुज OBD बनेगी। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग होता है, पहले पढ़ चुके हैं। अब आधार इसमें OB है और लंब जो है BD है, तथा कर्ण जो सबसे लंबी भुजा होती है त्रिभुज की 90 डिग्री के कोण के सामने वाली, वो OD है। तो आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। यहाँ से BD का वर्ग आ जाएगा हमारे पास। OB के वर्ग को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो घटेगा है। BD का वर्ग बराबर है OD का वर्ग माइनस OB का वर्ग। तो इस प्रकार हम BD ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। अब OD तो पता है हमें, OD का वर्ग माइनस OB का वर्ग। अब OB बराबर है OC माइनस BC। देखिए OB किसके बराबर है, यहां पर देखेंगे OB OC माइनस BC करते हैं। OC में से BC को घटा देते हैं तो क्या बचता है? OB। लेकिन OC हम पहले ही याद कर चुके हैं। OC कितना है? OC है OA के बराबर जो कि 5.15 मात्रक है। और BC कितना है? 1 मात्रक है पहले। तो OP कितना आ जाएगा? OC माइनस BC जो कि किसके बराबर है? OC माइनस BC मतलब 5.15 माइनस 1, क्योंकि BC 1 मात्रक है तो ये घटाने पर आ जाता है 5.15 नफी 1, 1.00, ये बन जाता है 4.15 मात्रक। अब OP आ गया 4.15 मात्रक। अब BD का वर्ग समीकरण नंबर 1 से हमने देखा था, OD के वर्ग में से OB के वर्ग को घटाएंगे तो BD का वर्ग उसके बराबर है। तो BD आ जाएगा OD का वर्ग माइनस OB का वर्ग पूरे का वर्गमूल। दोनों पक्षों में हमने वर्गमूल ले लिया, यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हुआ और यहाँ वर्गमूल आ जाएगा इसके ऊपर OD का वर्ग माइनस OB का वर्ग पूरे का वर्गमूल। तो BD बराबर है, OD का मान हम भर देते हैं ऊपर। OD पहले ही OD जो है किसके बराबर है? 5.15। क्यों? क्योंकि OD बराबर है OA बराबर है OC, क्योंकि D बिंदु जो है अर्धवृत्त के ऊपर स्थित है और O से उसकी कितना माप था, O से कितनी त्रिज्या की चाप लगाई थी हमने, वो थी 5.15। इसलिए OD जो है 5.15 है मात्रक है। OD बराबर है OA
बराबर है OC, सारे ही 5.15 के बराबर है मात्रक। तो जब इनको घटाते हैं हम तो यहाँ फिर से फॉर्मूला बनता है A² माइनस B²। अब A² माइनस B², या तो आप इन दोनों के स्क्वायर पहले अलग अलग ले सकते हैं फिर घटा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं A² माइनस B² जो फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B के बराबर, तो उसका यूज करते हैं। तो यहाँ 5.15 जमा 4.15, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बनता है 9.30, जिसको हम लिखते हैं 9.3 ही, और इन दोनों को जब घटाते हैं तो ये बनता है 1.00, जिसको हम लिखते हैं 1। तो BD आ गया वर्गमूल 9.3। अब इसको आकृति में देखते हैं हम, BD कितना आ रहा है, मतलब यहाँ B से D का माप है वर्गमूल 9.3, लेकिन हमें तो संख्या रेखा के ऊपर चाहिए बिंदु, संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना है। B से D की दूरी वो तो वर्गमूल 9.3 है, लेकिन अब ये संख्या रेखा के ऊपर नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, जितना B से प्रकार खोलेंगे BD के बराबर, BD के बराबर ये यहाँ से चाप लगाएंगे B से, तो ये संख्या रेखा को बिंदु E पर काटता है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि BD और BC आपस में बराबर होंगे, BD और BC आपस में बराबर होंगे। बिंदु B से BD त्रिज्या की चाप लगाई हमने, जो संख्या रेखा को बिंदु E पर काटती है, अतः BD बराबर है BE बराबर है वर्गमूल 9.3। लेकिन ये जो वर्गमूल 9.3 आया हमारे पास, B को हमने ओरिजिन माना, यहाँ पर मूल बिंदु किसको माना है, बिंदु B से C का दूरी जो है एक मात्रक है, B से E की दूरी जो है कितनी होगी, वर्गमूल 9.3 मात्रक, जो कि 3 अगर 9.3 का वर्गमूल लेंगे 3 कुछ समथिंग ऐसे आएगी, तो BC एक मात्रक है। आगे इसी प्रकार दूसरा, फिर तीसरा, तो 3 कुछ आएगा, मतलब ये B से E की दूरी 9.3 वर्गमूल 9.3, जो कि 3.1 के लगभग होगी। अब अगला प्रश्न करते हैं हम, लास्ट प्रश्न, इसमें निम्नलिखित के हरों का प्रमेयीकरण कीजिए। प्रमेयीकरण का मतलब है हर को परिमेय संख्या बनाना है हमने। यहाँ जैसे पहला भाग है 1/7। अब इस अपरिमेय संख्या में हर वर्गमूल 7 है, जो कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अंश और हर में वर्गमूल 7 से गुणा कर देते हैं, तो हर में अपने आप ही वर्गमूल 7 का वर्ग हो जाएगा, जो कि 7 होता है। वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 के बराबर आएगा, मतलब वर्गमूल 49 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल होता है 7, और ऊपर जो है 1 गुणा वर्गमूल 7 वर्गमूल 7। ये इसको लिखने का तरीका है। दूसरा मतलब ये तुल्य भिन्न समझ लो, वर्गमूल 7 से अंश में भी गुणा कर दी हमने, हर में भी गुणा कर दी, पर हमने हर को कैसा बनाना है, परिमेय संख्या, परिमेयीकरण जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार हम 1/7 नफी वर्गमूल 6 में हर का प्रमेयीकरण जब करेंगे, ये कैसे हो सकता है, जब इसका स्क्वायर हो जाए नफी इसका स्क्वायर हो जाए, तो इसका वर्गमूल 7 का वर्ग नफी वर्गमूल 6 का वर्ग, ये कैसे आ सकता है, जब A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला लगे, यहाँ A माइनस B इंटू A प्लस B का, मतलब यहाँ पहले A माइनस B है तो हम A प्लस B से गुणा करेंगे, बीच में साइन चेंज करेंगे, और अंश और हर में वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 दोनों से गुणा, दोनों को अंश और हर को वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 से गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार हम जब अंश में गुणा करते हैं तो 1 से इसकी गुणा करते हैं, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 की, तो ये रहेगा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6। लेकिन हर में क्या हो जाएगा, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, जो कि बनता है A² माइनस B² फॉर्मूले का यूज करके। तो ये बन जाता है ऊपर अंश में वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटा वर्गमूल 7 का वर्ग हुआ 7 और वर्गमूल 6 का वर्ग हुआ 6, जो घटाने पर 7 नफी 6 1 के बराबर आएगा। तो अंश में रहता है वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 हर बटा 1 हर में आ गया, तो जिसको हम लिखते हैं वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6।
इसी प्रकार अब इसका तीसरा भाग है 1/वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2। अब यहाँ जमा है तो हमें तो फॉर्मूला चाहिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जमा है तो a माइनस बी चाहिए हमें, और जिससे अंश और हर में हम गुणा करें। a की जगह वर्गमूल 5, b की जगह वर्गमूल 2 है, तो अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं वर्गमूल 5 नफी वर्गमूल 2 से। क्यों? क्योंकि ये तुल्य भिन्न है, इसी के बराबर रखना है हमें। अगर इसको काट दें तो वही आ गया। ऐसा नहीं कि अंश में हर में ही गुणा करनी है, हमने अंश में भी गुणा करना पड़ेगी, तब ये बराबर रहेगा उसके बराबर 1/वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 के। तो इसलिए हम हर में केवल प्रमेयीकरण करना है, हमने हर को परिमेय संख्या बनाना है। तो अब यहाँ 1 की गुणा वर्गमूल 5 नफी वर्गमूल 2 से होती है, तो ये बनता है वर्गमूल 5 नफी वर्गमूल 2। लेकिन अंश में इतना आ गया, हर में वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 5 नफी वर्गमूल 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वर्गमूल 5 का स्क्वायर नफी वर्गमूल 2 का स्क्वायर। वर्गमूल 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 और वर्गमूल 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2। ऊपर अंश में वैसे ही वर्गमूल 5 नफी वर्गमूल 2 रहेगा, लेकिन नीचे 5 नफी 2 आ गया हर में, तो ये बन गया वर्गमूल 5 नफी वर्गमूल 2 बटा 3। तो ये 3 जो है अब हमारे पास हर आ गया 3, जो कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए हर का परिमेयीकरण हो गया यहाँ पर। अब आगे लास्ट भाग इसका चौथा है 1/वर्गमूल 7 नफी 2 में हर का प्रमेयीकरण करने पर हम क्या प्राप्त करते हैं। कैसे हर का प्रमेयीकरण करते हैं, देखो यहाँ a माइनस बी है, a प्लस बी चाहिए हमें हर में, जिससे गुणा करें हम। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर करते हैं तो क्या होगा, वर्गमूल 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ऐसा हम क्या करते हैं, यहाँ साइन चेंज करते हैं, मतलब वर्गमूल 7 नफी 2 है, हम वर्गमूल 7 जमा 2 से अंश और हर दोनों को गुणा कर देते हैं। तो ऐसा करने पर ऊपर अंश में तो 1 गुणा वर्गमूल 7 जमा 2 वो 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या रहेगी, क्योंकि 1 जो है गुणात्मक तत्समक है इन संख्याओं के लिए। और नीचे हर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये पहले पढ़ चुके हैं हम सारे फॉर्मूले, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, यहाँ वर्गमूल 2 नहीं है दिया हुआ, तो 2 का स्क्वायर लेना है। और ऊपर रहता है अंश में वर्गमूल 7 जमा 2 बटा वर्गमूल 7 का वर्ग हो जाता है 7 फिर से, क्योंकि वर्गमूल लगा है, वर्गमूल और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल 7 जमा 2 बटा 7 नफी 4 3, हर में 3 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज समाप्त होती है।